आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ या रे एग्जाम या किसी भी परीक्षा की कर रहे हैं आप तैयारी, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है आज की एक क्लास। आज की क्लास जिसमें आप BFSI, यहाँ BFSI का मतलब है कि आज के इस अंक में हम बैंकिंग बैंकिंग के साथ साथ में वित्तीय सेवा, बैंकिंग के साथ में वित्तीय सेवा, वित्तीय सेवा और बीमा यानी BFSI से जुड़े हुए पूरे सितंबर महीने की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हैं, सारा आज की इसी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी के आप लोग एक बार सेशन को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी करिए। और आइए शुरुआत करते आज के इस अंक के। और एक चीज और बताता चलूं आपको कि आपका जो डेली की क्लास है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है। तो आप लोग अपने रूटीन को ना बिगाड़िएगा। हर महीने की मैगजीन इसी नाते आपके लिए रेगुलर मैं लेके आ रहा हूँ क्लास को। तो आप लोग प्लेलिस्ट से एक एक क्लास को अच्छे से देखना और PDF आकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। चलिए भाई, आज की संक में पहला आपका है नागपुर मेट्रो रेल। नागपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर हेतु $200 मिलियन। एक्चुअली ये दिया है बच्चों एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने। ADB ने किसने दिया? इसने ADB ने दिया हुआ है। ADB ADB तो देख लीजिए 24 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के नागपुर में मेट्रो रेल कॉरिडोर का विस्तार करने और परिवहन संपर्क में सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य नागपुर के नए और बढ़ते शहरी क्षेत्रों के भीतर परिवहन संपर्क में सुधार करना है। यह आवागमन को आसान बनाने और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कुशल और सुरक्षित पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को प्रदान करेगा। यह परियोजना 4 मेट्रो रेल गलियारों के विस्तार को वित्त पोषित करेगी। ऑटोमोटिव स्क्वायर के कन्हान कन्हान तक कन्हान तक और प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक, खापरी से महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ESR तक और लोकमान्य नगर से हिंगना तक। इस परियोजना के तहत 32 स्टेशनों के साथ में 43.8 किलोमीटर के एलिवेटेड मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यह निम्न कार्बन वाले सार्वजनिक परिवहन के लिए मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करेगा। मेट्रो स्टेशन आधुनिक सुरक्षा तकनीकी से लैस होंगे तथा महिलाओं, छात्रों और विकलांगों को की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। अब हम देखेंगे इंडसइंड बैंक का रेसल फॉर ग्लोरी। बहुत बढ़िया बच्चों, पहलवानों के लिए योजना है ये इंडसइंड बैंक की, तो ये एक अच्छी योजना है। क्या देख लेते हैं। 18 जुलाई 2024 को इंडसइंड बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स IIS के साथ मिलकर के बैंक की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर की 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों, कितने? 50 महिला कुश्ती महिला कुश्ती एथलीटों की को सशक्त बनाना और उनको पूर्णतः वित्त पोषित छात्रवृत्ति पर प्रतिष्ठित IIS सुविधा में कोचिंग प्रदान करना है। रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम के तहत महिला पहलवानों को शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं, विशेषज्ञ कोचिंग, व्यापक खेल विज्ञान संसाधनों, अत्याधुनिक उपकरणों, पोषण संबंधी सहायता, शैक्षिक सहायता आदि तक पहुंच का लाभ मिलेगा। यह उनकी क्षमता को पोषित करने और उन्हें वैश्विक मंच पर सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है। रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम को इंडस एंड फॉर स्पोर्ट्स पहल के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जो बैंक का एक गैर बैंकिंग खेल वर्टिकल है और इसको 2016 में स्थापित किया गया था।
चार बैंकों ने, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार बैंकों ने सरकार को 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश का चेक सौंपा है। 10 जुलाई 2024 को सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंक, इनका नाम है केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुल 6,481 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक सौंपा है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2514.22 करोड़ रुपए, केनरा बैंक ने 1838.15 करोड़ रुपए का लाभांश दिया, तो इंडियन बैंक ने 1193.45 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया ने 935.44 करोड़ रुपए के लाभांश के चेक का भुगतान किया। ये लाभांश बैंकों के मुनाफे का एक हिस्सा हैं जो बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में सरकार को वितरित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का तात्पर्य क्या है? भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 के तहत गठित बैंकों से तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से है। अब देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस भारत का ETF 8 जुलाई 2024 को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF को लॉन्च किया। यह तेल और गैस क्षेत्र पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF है। यह निफ्टी ऑयल एंड गैस TRI के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया, जो एक सूचकांक है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर तेल और गैस क्षेत्र में सूचीबद्ध कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अधिकतम 15 स्टॉक शामिल होते हैं। यह चयन सुनिश्चित करता है कोई भी एकल कंपनी इस इंडेक्स में 33% से अधिक भारांश न रखे और शीर्ष 3 कंपनियों का संयुक्त भारांश सूचकांक 62% से अधिक न हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड विपणन योग्य प्रतिभूतियों का एक संग्रह है जो एक अंतर्निहित सूचकांक को ट्रैक करता है। बच्चों, SBI ने MSME सहज को लॉन्च किया है। अभी क्या देख लेते हैं। 1 जुलाई 2024 को भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के इनवाइस वित्त पोषण के लिए एक वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSMEs सहज को लॉन्च किया। नए वेब आधारित समाधान के साथ MSEs 1 लाख रुपए तक के वस्तु और सेवा कर यानी GST पंजीकृत बिक्री चालान के बदले में ऋण पा सकते हैं। इस उत्पाद का उद्देश्य GST व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली MSME इकाइयों को कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए तत्काल अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। MSME सहज एक डेटा संचालित इन्फोसिस क्रेडिट असेसमेंट उपकरण है जो बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर ऋण आवेदन, दस्तावेजीकरण और स्वीकृत ऋण के वितरण से लेकर संपूर्ण समाधान प्रदान करेगा। यह उत्पाद मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित है और GST पहचान संख्या, ग्राहकों के बैंक स्टेटमेंट, CIC क्रेडिट सूचना, कंपनी डेटाबेस आदि से प्रामाणिक डेटा फुटप्रिंट का उपयोग करता है। तो डेस्पेंट आज का ये अंक था जिसमें हम लोगों ने BSFI के बारे में पूरी की पूरी सितंबर महीने घटनाक्रम को देखा और इसके अगले अंक में हम आपको सितंबर महीने के उद्योग एवं व्यवसाय पर आधारित क्लास को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग समय पर अपनी पूरी क्लास को कंप्लीट करिए। आज का सेशन यही तक।